आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रोशन सिंह और आज प्राचीन इतिहास के 40 सवालों के साथ हम लोग जुड़ेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाए। जितने भी आप बैक में पढ़े उसका एक रिवीजन हो जाए। जो बच्चे क्लास किए हैं उनके लिए बेहतरीन है, नहीं क्लास किए हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो पाएगी। और शुरुआत करते हैं। ये मेरा गैप का ब्रांच है, उसी का टैग लगा हुआ है स्पेस एकेडमी। जो बच्चे गया से जुड़े गया के क्षेत्र से हैं, अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो स्पेस एकेडमी बाईपास रोड गया आप जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे जहानाबाद क्षेत्र से हैं वो कैटलिस्ट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज स्टेशन रोड मखदुमपुर, आप ऑफलाइन क्लास में भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो उस बच्चे क्लास प्रारंभ किया जाए। और सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली सवाल आती है कि सांची क्यों विख्यात है। पहला सवाल आता है बच्चे कि आखिर सांची जो है वो क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सांची जो है क्यों विख्यात है, तो इसका सही आंसर आता है बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बताओ कौन? सांची। अब सबसे पहली बात आती है कि सांची कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची कहाँ है बच्चे? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रखना है कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मध्य भारत का सबसे बड़ा स्तूप। अगर आपसे पूछा जाए कि मिडिल इंडिया का, मध्य भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है, तो उस स्तूप का नाम है, बताओ क्या? सांची का स्तूप है। अब देखो बच्चे, इसमें अगर हम सवाल अगर आपको जोड़ना चाहें तो बहुत सारे सवाल कोई और भी हम आपको करवा सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, सबसे पहले यहाँ पर देखो स्तूप से संबंधित जो प्रश्न है आपको करवाएं, तो देखो बिहार में 2 स्तूप आप याद रखना, ठीक है। बिहार में 2 स्तूप आप याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला जो स्तूप आता है ना बच्चा, उस स्तूप का नाम है केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप। और केसरिया जो स्तूप है ना, ये आपको पता है कहाँ है, तो कहना ये चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। और एक बिहार में एक स्तूप और है, और इस स्तूप का नाम है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप। और विश्व शांति स्तूप जो है ना, ये आपको नालंदा में पड़ता है। नालंदा में एक शहर है बच्चा, और उस शहर का नाम है राजगीर। नाम क्या है जी? राजगीर। राजगीर। और यही नालंदा के राजगीर में विश्व शांति स्तूप है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केसरिया स्तूप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया स्तूप है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाकी पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित स्तूप कौन है, तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित जो स्तूप है उस स्तूप का नाम है विश्व शांति स्तूप। और इसी विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाने वाला हर्यक वंश का एक राजा हुआ करता था, हर्यक वंश का शासक हुआ करता था, और उस शासक का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और यही अजातशत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को मृत्यु हुआ, और मृत्यु के बाद अजातशत्रु के द्वारा राजगीर के अंदर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था। केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और ये विश्व का सबसे बड़ा है। देखो कितना कंफ्यूजन है। अगर बड़ा पूछे तो केसरिया स्तूप, बड़ा पूछे तो केसरिया स्तूप, और ऊंचा पूछे तो विश्व शांति स्तूप। केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण, केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण, विश्व शांति स्तूप राजगीर। और मध्य भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है, तो उसका नाम आता है सांची का स्तूप है। और सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। कौन करवाया बच्चा?
अशोक ने करवाया। मौर्य सम्राट अशोक बड़ा भयंकर शासक था। अगला सवाल है बच्चा, बड़ा जबरदस्त सवाल है, गर्दा का सवाल है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर है बेबीलोन में। कहां हुआ? बेबीलोन में। अब देखो एक बात सुनो पहले। देखो आखिर मामला क्या है ना सर, कि अगर आपसे पूछे बबुआ कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया, तो कहना सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर का विरोध भारत में सबसे पहले एक राजा किया, और उस राजा का नाम था पोरस। पश्चिम उत्तर भारत का जितने राजा थे वो सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया, लेकिन राजा पोरस ने कहा कि अगर तू मां के दूध पिया है तो हम मां के दूध पिए हैं, और हम तुमसे हारेंगे नहीं, तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है तो हमने दोनों पर टकरा लो, अगर हरा दिया तो हमारे साम्राज्य पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे, ना तो हम हरा देंगे तो थोड़ा भागे पड़ जाएगा। और वही सिकंदर और राजा पोरस दोनों झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध कर दिया, और उसी युद्ध का नाम है रे बबुआ हाइडेस्पिज का युद्ध है। हाइडेस्पिज का युद्ध। और हाइडेस्पिज का युद्ध पूछेगा, हाइडेस्पिज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। सिकंदर और पोरस, जिसमें जीत कौन गया? सिकंदर, और हार गया पोरस। तब राजा पोरस ने सिकंदर को कहा कि ठीक है, हमारे क्षेत्र पर आपका अधिकार होगा। सिकंदर कहा कि तुम्हारे बहादुरी से हम बहुत प्रभावित हैं, तुम्हारे क्षेत्र पर हम अधिकार नहीं करेंगे। इसका जो मुख्य टारगेट था ना बाबू, इसका जो मुख्य टारगेट था ना, ये अपना वाला मगध था। इसका एक ही उद्देश्य था कि हमको किसी प्रकार से मगध पर विजय प्राप्त करना है, मगध पर विजय प्राप्त करना है। और उस समय मगध का शासक जो हुआ करता था ना, उस शासकवा के नाम था धनानंद। आपसे पूछ देगा कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय बताओ मगध में राजा कौन था? धनानंद। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर से पहला युद्ध कौन किया? पोरस। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में कौन युद्ध? हाइडेस्पिज का युद्ध। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। जीता कौन? सिकंदर। हारा कौन? पोरस। आया समझ में? ऐसे पढ़ोगे मेरे भैया पक्का नौकरी लगेगा। खाली मारा का रट्टा यहाँ पे कितना डिस्कशन कर पाएंगे, फिर भी रिवीजन एक जबरदस्त कर दे रहे हैं। हाँ, सवाल है वह शासक कौन था जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था? यानी यहाँ पे विक्रमादित्य कहा गया था। तो विक्रमादित्य कहा गया था पता है केकरा? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया था। अब सुनो, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना बबुआ, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया था। आपसे पूछेगा कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया है। समुद्रगुप्त जो है ना बाबू, इस समुद्रगुप्त को पता है भारत का नेपोलियन कहा गया है। अभी सब के पकड़ के उकट देंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यही कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा पता है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। पूछ देगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। और स्कंदगुप्त जो है, इसी स्कंदगुप्त के समय में पहली बार हून आक्रमण हुआ। अब पूछेगा कि जब भारत पर पहला हून आक्रमण हुआ तब गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त था। और गुजरात के अंदर में चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना, वो सुदर्शन झील बनवाया था। और उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाने वाला जो शासक था ना, उस शासक का नाम था स्कंदगुप्त।
सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। निर्माण कहे तो चंद्रगुप्त मौर्य और पुनर्निर्माण कहे तो स्कंदगुप्त। आया समझ में? अभी कहां समझ में आया है? अभी आओ कवाड़ेंगे। समुद्रगुप्त जो है बच्चा, इस समुद्रगुप्त जो है, इसी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कविराज कहा गया है। पूछेगा किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसको सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया? तो ओकरो नाम समुद्रगुप्त है। और वह कौन सा गुप्त शासक था जिसके दरबार में या जिसका दरबारी कवि हरिसेन था? तो उसका भी नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और यही हरिसेन के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था और उस अभिलेख का नाम था प्रशस्त्री अभिलेख। अरे बाबू, आप क्वेश्चन पूछता है, हमर सवाल जो है ना उटांग पटांग नहीं आवेगा, एग्जाम पैटर्न है ना। फालतू सवाल करवावेंगे और ना फालतू बकैती करेंगे। प्रशस्त्री जो अभिलेख है ना, एक लेखा कौन है? हरिसेन है। और पता है ये प्रशस्त्री अभिलेख जो था ना, ये प्रशस्त्री अभिलेख जब लिखाया था तो तुमको पता है ये सबसे पहले कौशाम्बी में लिखा था। पूछ देगा प्रशस्त्री अभिलेख प्रारंभ में कहाँ था? कौशाम्बी में था। फिर पता है कौशाम्बी से पता है कहाँ आया? प्रयाग आया। कौशाम्बी से कहाँ आया? प्रयाग आया। और कौशाम्बी से प्रयाग लाने वाला शासक कौन था? अकबर, मुगल का राजा अकबर। तो ये सब जो बात है ना बबुआ, ये समुद्रगुप्त के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय तुम देख रहे हो, जिसको विक्रमादित्य कहा गया, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख है रे बाबू, और उस अभिलेख का नाम है मेहरौली अभिलेख। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा मेहरौली अभिलेख किस शासक का था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और यही मेहरौली जो अभिलेख है ना, पता है तुमको, ये भारत में लोहा से बना एकमात्र अभिलेख है। मेरा क्वेश्चन ना क्लियर कट रहा है, बोलेंगे ना, क्लियर कट बोलेंगे। मेहरौली अभिलेख ना लोहा से बनने वाला ना एकमात्र अभिलेख है। लेकिन एक बात बड़ा जबरदस्त खासियत है ना, ये जंग रोधक है। आज तक मेहरौली अभिलेख में जंग लगा है कि नहीं? तो कहना नहीं रे भैया, जंग नहीं लगा है। अगर तू ना पढ़ेगा ना तो तेरे बुद्धि में जंग लग जाएगा, लेकिन आज तक एकरा में इतना जंग नहीं लगा है। इतना ही सोच लो। आया समझ में? बाकी स्कंदगुप्त का ही दिए हैं। और कुमारगुप्त प्रथम इन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है। लेकिन जब बख्तियार खिलजिया आक्रमण करेगा ना तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देगा। अजय सिया राम। आया समझ में? रिवीजन यहाँ पर होगा बढ़िया। हम रिवीजन के लिए हम आते हैं, ठीक है। कश्मीर ना है, हाँ, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ओकर अध्यक्ष पता है कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। अब सुनने को बात, सबसे पहले कहेगा ना बौद्ध सम्मेलन, तो कहना समझ गए सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था। और राजगीर के बाद पता है वैशाली में हुआ था। कौन साली? वैशाली में हुआ था। फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र के बाद पता है कुंडलबंध में हुआ था। बौद्ध सम्मेलन के गो होले? 4 गो। जहिना गौतम बुद्ध मरे ना, मैंने जोन बरस में, वो बरस में पहिलका हो गया था कहीं ना 483 में। 100 बरस के बाद तो ले रहे भैया 383 में। उसके बाद कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। फिर कब हुआ? तो पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। एकरा में जो शासक पूछेगा कि इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। इस समय शासक पूछेगा तो कहना रे बाबू ना काला शोक था। और इस समय पूछेगा ना तो कहना अशोक था। और इस समय पूछेगा ना तो कहना कनिष्क था।
कनिष्क। कुंडलवन पता है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब देखो, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र बिहार में है। तो वह कौन सा बौद्ध सम्मेलन था जो बिहार से बाहर हुआ? चतुर्थ हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। केकर शासनकाल में हुआ था? तो कहना कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बात समझ में आया? तो एकरे पूछा, इस समय के जो था उसका आंसर क्या हो जाएगा? वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होता है कालीबंगा। क्या हो जाएगा बाबू? कालीबंगा हो जाएगा। तो कालीबंगा से अग्निकुंड यानी कि अग्नि पूजा का प्रमाण मिला था। अग्नि पूजा का प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ना क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो शहर था ना वो धौलावीरा था। क्या था? धौलावीरा। लोथेगा तब भोगेगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का मुख्य केंद्र था। सिंधुवासी व्यापार के लिए लोथल बंदरगाह का प्रयोग करते थे, इसलिए लोथल को सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहा गया। बात समझ में आया? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, एक स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, या इसी को कहते हैं मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। कंकालों को नहीं, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। और इसी को सिंध का बाग भी कहते हैं, और इसी को सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन कि सिंध का बाग किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। कोई दिक्कत है? नहीं ना? थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, एकदम जैसे बिजली फैलता है ना, शेयर उस तरह से कीजिए। आपके लिए हम मेहनत करते हैं ना, तो बस अंगूरी बोर के ना एक बार आप मेरे लिए मेहनत करना। जो बच्चा देखता है वीडियो को, एक बार लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है यार। एक बार लाइक का बटन दबा दोगे ना तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए जितने विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को ना, एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और उसके बाद थोड़ा मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और आप लोग करते हैं, हमको पता है। इतना कम सब्सक्राइबर उतना अच्छा व्यूअर जाता है, बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, पता है काहे के लिए? बौद्ध दर्शन के लिए। ढेर बच्चा सोचा होगा तर्क शास्त्र के लिए, नहीं रे, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का स्थापना एक शासक के द्वारा, एक गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया, और उस शासक का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था, तो वही बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, जिसके कारण पता है नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। गुप्त वंश, गुप्त संवत, क्या है बाबू? गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे गया है? किस शासक को गया है? तो इस शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम है ना बबुआ, ये 319 ईस्वी में ना गुप्त संवत का शुरुआत किया था। गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ? तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम। पता है एक बात, श्रीगुप्त जो था ना, श्रीगुप्त ये राजा जब बना था ना, ये महाराज का उपाधि लिया था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी पता है कौन बना था? घटोत्कच बना था। और घटोत्कच था ना, ये भी पता है रे बबुआ,
ये भी महाराज का उपाधि लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना था ना, तो ई जब राजा बना था तो ई पता है महाधीराज का उपाधि लिया था। तो सवाल करेगा कि महाधीराज का उपाधि प्राप्त करके गुप्त वंश के राज सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का शुरुआत कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम। अब सुनो एगो बात, इन नोट कर लो, बड़ी काम आएगा, बड़ी काम का चीज नोट करवा रहे हैं। करली संवत का शुरुआत 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और करली संवत के बाद पता है विक्रम संवत का शुरुआत पता है 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ढेर लेके मैं देखता रटित रहता है, तैयारी करते करते 5 साल हो गलो, 6 साल हो गलो, आज भी रट्टा मारी थे। अरे भकलो लोबा, ठीक से पढ़ो। करली संवत 3100, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद पता है शक संवत का शुरुआत हुआ और ये हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत के बाद पता है बाबू गुप्त संवत का शुरुआत हुआ था, और गुप्त संवत की शुरुआत पता है 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत के बाद पता है हिजरी संवत का शुरुआत हुआ था, और हिजरी संवत का शुरुआत पता है 322 ईस्वी में हुआ था। और हिजरी संवत के बाद अगर देखा जाए ना तो एक संवत और आया था, और उस संवत के नाम है इलाही संवत, और इलाही संवत का शुरुआत 1583 में हुआ था। अंदर के निखार कंटेंट तो देते हैं, हमारा पास कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है। बड़का बड़का यूट्यूबर मास्टर है ना, कैमरा के पीछे स्क्रिप्ट बना कर रखता है, ओकरा देख देख के बोलते हो लगता कितना विद्वान है। हमारे पास कुछ नहीं भैया, कैमरे नहीं तो कैमरा घुमा के दिखा देवो, पीछे ना ऐसी झोपड़पट्टी है। एकरा शुरुआत कौन किया? अज्ञात है। इसका शुरुआत कौन किया? अज्ञात है। शक संवत का शुरुआत करने वाला शासक पता है बाबू? कनिष्क था। गुप्त संवत का शुरुआत करने वाला जो शासक था ना, इस शासकवा के नाम था ना चंद्रगुप्त प्रथम था। हिजरी संवत का शुरुआत पता है कौन किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब ने किए थे, पैगंबर मोहम्मद ने किए थे। और इलाही संवत का शुरुआत करने वाला मुगल वंश का शासक था, ओकर नाम था अकबर। 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने किया था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने किया था, और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। और वही अगले वर्ष 1583 में इलाही संवत का शुरुआत करने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम था अकबर, और अकबर के बाबा का नाम बाबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अलो समझ में? अब नहीं आएगा समझ में तो हम की कर ले, वो कुछ हो ना। क्वेश्चन है मेगा स्थनिज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एगो बात जानता है, देख सुना भाई कहानी, टिक मार लिया ना। अब सुने वो बात सुना, एकदम बढ़िया वाला बात सुनाते हैं, एकदम मजा वाला चीज। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, एक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़का बड़का लिखा रहा है। हाँ अब मजा आएगा। चंद्रगुप्त जो था मौर्य था ना बउआ, ये मौर्य वंश के सिंहासन पर शासन कर रहा था। और इसी समय ना सेलुकस निकेटर भारत आया था। सिकंदर का मुख्य सेनापति था सेलुकस निकेटर। ये आया कहाँ? भारत। और सेलुकस निकेटरवा न पता है चंद्रगुप्त मौर्य के कहा ना कि तू या तो राज सिंहासन छोड़ दे, राजा हम बनेंगे। ये बोला बिहारी है भैया, पगला बोला है तो का तू बनेगा राजा? पता है ऐसे करते उलट दहियो। सेलुकस निकेटर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब पता है चंद्रगुप्त मौर्य के न गुरु थे न ओकर नाम चाणक्य था। ये आया तो हुरिया रहा है, हट जो। तुरंत गुरुजी के कहा, गुरुजी करा हट जो। बोले पगला उगला है का रे? इतना उकसाया ना कि लास्ट में घोषणा कर दिया सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से ना कि तुमसे हम युद्ध करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अपने गुरुजी को बताया कि युद्ध करना चाहता है, टलका दिए। 3-4 महीने टलका, बरसात पकड़े दे। और जब बरसात पकड़ लिया ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहना कि तो युद्ध करब।
और वही सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। पूछ देगा रे बाबू, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ? 305 में हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो जीत गया और सेल्यूकस निकेटरवा जो था ना ये हार गया। अब कहा कि तोरा हम ले मरबो, मार देंगे तोरा हम। ये कहा ना भैया समझौता कर ले। और जब दोनों के समझौता के बारी आया ना, चाणक्य ने कहा कि देख रे भाई, आपस को कह रहा है, सेल्यूकस निकेटर के ना एक बेटी है, जबरदस्त है, नाम है पता है कार्लेनिया। हम देखे रे बाबू, तू शादी कर ले। कहो शादी कर ले तो समझौता हो जतो। तुरंत कहा ना कि तोर बेटी का तो है कार्लेनिया, ब्याह करेंगे। बोले पगला है का ब्याह करेगा? करना ब्याह कर में तो समझौता ना हो। तो अंततः बेचारा मानने पड़ गया और कार्लेनिया का ब्याह किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। और यही कार्लेनिया पर ध्यान बनाए रखने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत को भेजा और इसके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। अब इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। अब बताइए मेगास्थनीज आया केकर दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज को कौन भेजा? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? कार्लेनिया। यही कार्लेनिया का नाम था हेलेना, जेकरा से ब्याह किया चंद्रगुप्त मौर्य। और दहेज के रूप में 4 गो प्रांत ले लिया, जिसमें पहला प्रांत था एरिया ले लिया। एरिया के बाद बोलो अराकोसिया ले लिया। अराकोसिया के बाद बोलो जेड्रोसिया आ गया, ले लिया। और जेड्रोसिया के अलावा पेरीपेमिसदाई, पेरीपेमिसदाई, ये 4 प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य दहेज के रूप में ले लिया। माने बेटियों को ले लिया और एक क्षेत्रवों को ले लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य पता है 3 ब्याह केले था रे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी थी, पता है? चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी थी। 3 पत्नी थी। एक जो पत्नी थी, एगो तो बन गई ई करने गलो कार्लेनिया माने हेलेना। और एक पत्नी और थी जिसका नाम है चंद्र नंदिनी, चंद्र नंदिनी। और इसकी एक पत्नी और थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी और थी, देखो नौमदे में उतर गलो, बिंदुसार की माँ थी रे। बताओ, ये कमेंट तो नहीं करना, हम भुला गए जो 3 पत्नी हेलो। ये क्वेश्चन हो गया ना इधर बोला? हाँ ले क्वेश्चन। चरक कौन थे? तो चरक एक चिकित्सक थे। चरक कौन थे? चिकित्सक थे। और चरक चिकित्सक थे कनिष्क के दरबार का। कनिष्क के दरबार में दो चिकित्सक रहा करते थे। एक का नाम था चरक और एक का नाम था सुश्रुत। और चरक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था ना, उसका नाम था चरक संहिता। और सुश्रुत के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम था सुश्रुत संहिता। चरक संहिता के लेखक चरक और सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत। और दोनों रहते थे केकर दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो बता चरक क्या थे? चिकित्सक थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। केकर दरबार के? कनिष्क के। बड़ा अच्छा सवाल है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्षवर्धन को कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय। हाँ, एकदम मजेदार सवाल है।
4 आश्रम संबंधित है, जीवन के चरण से, जाति से, महात्मा के निवास स्थान से, आर के धार्मिक पूजनीय स्थल से। तो भैया कहता है ना कि ये जो 4 आश्रम व्यवस्था है ना, ये 4 आश्रम व्यवस्था जो है, ये 4 आश्रम व्यवस्था है, ये जीवन के चरण से संबंधित है। जीवन के 4 चरण थे, 4 चरण थे, और 4 चरण में 4 प्रकार के आश्रम का शुरुआत किया गया था, जिसमें पहला आश्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा आश्रम का शुरुआत किया गया गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद तीसरा आश्रम का शुरुआत किया गया जिसका नाम था वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद चौथा आश्रम का शुरुआत किया गया, उसका नाम था संन्यास आश्रम। तो आश्रम 4 को था। 0 से 25 वर्ष तक, 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। एकर काम है गंदी क्रिया से दूर रहना। बाकी समझ रहा है ना इस इशारा में हम क्या कहना चाह रहे हैं। गृहस्थ में कह रहा है कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्याह भी करो और बाल बच्चा भी पैदा करो। ये भी आपका कर्तव्य है, बाल बच्चा पैदा करना ना एक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नहीं है लेकिन कर्तव्य है। यहाँ पे चिंतन मनन करना, पुस्तक लिखना, यहीं पे वानप्रस्थ आश्रम जो वन में जाकर पुस्तक लिखा जाता था ना, तो वन में जाकर जो पुस्तक लिखा जाता था इसी को अरण्य कहते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम, और सांसारिक सुख का त्याग कर दिया। और कुछ ना एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, ना औरत बीवी बच्चा कुछ ना चाहिए, एकदम जहाँ सांझ वहाँ बिहान। यही है संन्यास आश्रम। तो 4 प्रकार के आश्रम था। ये बताओ किससे? जीवन के चरण से, जिसकी जानकारी जवालो उपनिषद से मिलता है। जवालो उपनिषद कौन सी सुना? जवालो उपनिषद। अगला सवाल पता है कुछ ही है? वाह। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पता है पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति को ही पता है बाबू। कहीं कहीं ना अगर आद्य शिव लिखा रहेगा ना तो घबराना नहीं रे। लइकन होता है लकीर के फकीर, वो देखेगा पशुपति चॉइस में नहीं है ना तो तरह के पढ़े को मास्टर वाला लड़बे निकलो। तो सुन ले, पशुपति का दूसरा नाम क्या मिलेगा? आद्य शिव। इसी का पूजा सिंधुवासी करते थे। बाकी विष्णु, इंद्र, वरुण और ब्रह्मा का कोई पूजा नहीं करते थे। आया समझ में? फिर कह रहे हैं लाइक कर देना, ना करेगा। बुद्ध को कमेंट जरूर करना, अच्छा ही रहे तो कमेंट रगड़ के करना, तो कमेंट पढ़ता ना तो एकदम दिल का तसल्ली मिलता है रे भाई। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? अब लइकन रटले है बुद्ध को महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है पता है कुछ? मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ रे बाबू? मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ हुआ? सब लइकन रट्टा मार ले है कुशीनगर। ले ही ना, कुशीनगर है ये ना चॉइस में। तो आपसे ध्यान दो, तो कुशीनगर जो है ना बाबू, कुशीनगर में मृत्यु हुआ। क्या चॉइस में कुशीनगर है? नहीं। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर था, और इसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पता है? इसे समझ ले, इसी को कहते पता को जी समझ ले स्तर का प्रश्न। रटुवन से नहीं बनेगा। जो बात को, जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को समझा और जो भारत के 16 महाजनपद को समझा, वो देखता ही टिक उड़ा देगा। और जो रटुवन है ना भैया, डोलेगा नहीं क्वेश्चन। इसलिए बार बार हम कहते हैं रट के नहीं, समझ के पढ़ो। बौद्ध धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म में अर्धगोलाकार टीला, ये टीला लिखल है, टीला को क्या कहा जाता है? तो अर्ध गोलाकार या अर्धचंद्राकार भवन को कहते हैं स्तूप।
स्तूप है भैया, स्तूप। अब बाकी अभी चर्चा कर रहे थे ना, केसरिया स्तूप, विश्व शांति स्तूप, सांची स्तूप, बहरहुत स्तूप, ये सब महत्वपूर्ण भारत के स्तूप हैं। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। ठीक है, गौड़ किसका प्राचीन नाम रे बबुआ? तो गौड़ बंगाल का, बंगाल के है। अब कामरूप पता है? कामरूप जो है ना, ये असम का है। असम का प्राचीन नाम कामरूप। असम का प्राचीन नाम कौन सी है? कामरूप है। असम का प्राचीन नाम कामरूप और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। गौड़ पूछ देखो, यही गौड़ के शासक शशांक था, नाम सुना है? शशांक। और यही शशांक के द्वारा पता है बोध गया में दूसरी पीढ़ी के पेड़ को कटवाया गया। अब लड़का रटले रहता है कि जिस गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको न शशांक कटवाया। अरे भकलोलवा, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था, उस वृक्ष को अशोक की रानी तिसरचिता ने कटवाई थी। बड़का बड़का मास्टर को देखे ना कि शशांक मार के निकल जाता है, गलत है। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी, उस पेड़ को अशोक की रानी तिसरचिता ने कटवाई थी। दूसरी पीढ़ी के पेड़ को शशांक ने कटवाया। तीसरा पीढ़ी आंधी तूफान में उलट गया था। वर्तमान समय में बोधगया में चौथी पीढ़ी का पेड़ खड़ा है। अब ढेर मास्टर लोग पटना में पढ़ाता है, पैकेज देखा ना, पांचवा छठा लिख दिया है, और खुद नहीं पता है चौथी पीढ़ी का पेड़ है। और चौथी पीढ़ी का पेड़ श्रीलंका के अनुराधापुरम से आया था। श्रीलंका के अनुराधापुरम से 2 पेड़ आया है। एक पेड़ को उत्तर प्रदेश के सारनाथ में लगाया गया, जिसको तुम ऋषिपत्नम कहते थे, और एक पेड़ को बोधगया में लगाया गया। तो बोधगया में जो पीढ़ी पूछेगा ना, तो चौथी पीढ़ी का पेड़ है। पहली पीढ़ी को पेड़ को कौन कटवाया? अशोक की रानी तिसरचिता कटवाई थी। तिसरचिता कटवाई थी। दूसरी पीढ़ी के पेड़ को शशांक कटवाया था। यही शशांक, इसी का हत्या ये हर्षवर्धन ने कर दिया था। राज्यवर्धन का हत्या शशांक किया था, और शशांक का हत्या हर्षवर्धन कर दिया था। बात समझ में आया? ऐसे पकड़ पड़ेगा भाई, समझ के पढ़ो, नौकरी चाहिए तब। और इतिहास इतना आसान नहीं है। इतिहास अपने आप एक चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन हम नहीं पता, हमें लगता है ना कि एक से आसान कोई विषय है ये नहीं है। लेकिन कब? जब बात समझ में आ जाएगी तब, ऐसे नहीं। हल का अनुष्ठान का वर्णन कहां से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हल चलाए जाने का पहला प्रमाण मिला। कहां से बोले लियो? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का पता है कौन चीज पूछेगा? लेखक पूछेगा कि बता शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का लेखक कौन था? तो ध्यान रखना कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो लेखक थे ना, उनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि। और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया था। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे कभी सवाल करे कि बताओ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। और इससे क्या पता चला? तो हल चलाए जाने का पता चला। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता चला था ना कि वैदिक काल में, अर्थात वैदिक काल में 6 से लेकर 24 बैल के द्वारा हल चलता था। 6 से लेकर 24 बैलों के द्वारा हल चलाए जाने का जो प्रमाण मिला था, वो बताओ कहां से मिला था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। कोई दिक्कत है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी था। सामवेद का पंचविंश है। अथर्ववेद का गोपथ है। और यजुर्वेद का शतपथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख दियो बोला ले हटाओ, ये लिख दियो। कैसे लिख रे?
कैसे हो गया? हाँ ठीक है। इत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इत्रेय है। और एक वाव है कौशितकी। कौन है रे? कौशितकी है, ठीक है। गोपथ के कर है अथर्ववेद के। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, लिख देना कॉपी में, काम देगा। पंचवीस सामवेद का है। शतपथ यजुर्वेद का है। ना गलती नहीं लग दिली रे? ठीक तो है, ठीक हो। और गलती रहता तो सुधार लेना। मिस्टेक में होता गलती, नहीं है, ठीक है। कैसे हुआ? अगला क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया? अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं रे बाबू। यदि पूरा तुम्हारा बुद्धि को खखोर कर रख दिया कि तुम सभी यात्री के बारे में जानते हो कि नहीं, तो देखो एकरा में सबसे पहले जो आया था ना, ओकर नाम है मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज जो था ना बाबू, ये 305 ईसा पूर्व में आ गया था। केकर शासन काल में? तो कहना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। एकर बाद पता है फाहियान आया था। और फाहियान आया था ना, इस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। इसके बाद ह्वेनसोंग आया। और ह्वेनसोंग जब आया था ना, उस समय पता है हर्षवर्धन का शासन था। और सबसे बाद में इत्सिंग आया था। तो आपसे सवाल क्या किया? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था? तो भारत का दौरा करने वाला जो सर्वप्रथम यात्री था, उस यात्री का नाम था मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। यही फाहियान जब भारत आया था, तो इसी फाहियान ने कहा था कि भारत में सिक्का नहीं, भारत में सिक्के के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग होता है। भारत में सिक्कों के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग होता है। यह कहने वाला यात्री कौन था? फाहियान था। और यही फाहियान ने पाटलिपुत्र में जब गया था ना, तो पाटलिपुत्र का जब कुम्हरार भवन को देखा था, तो इसी का एक कथन मिला, स्टेटमेंट मिला कि यह मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि यह देवता के द्वारा बनाया गया भवन है। यह भी कौन कहा था? फाहियान कहा था। और मध्य प्रदेश के जनता को सुखी समृद्ध कहा कि भारत के अंदर सबसे सुखी और समृद्ध जीवन जीता है तो मध्य प्रदेश का जनता जीता है। यह भी कौन कहा? फाहियान कहा। हाँ, अगर कहता चीन से आने वाला प्रथम यात्री कौन था, तब फाहियान होता। तो चीन तो कहा नहीं रहा है, यहां तो कह रहा किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो इस सब में सबसे पहले कौन किया? मेगास्थनीज किया। हाँ, यदि अगर कहेगा बबुआ कि चीन से अगर कहता, तो कहता समझ गए सर, चीन वाला जब आया ना, पकड़ बड़ी कोरोना फैली है, पकड़ के फांसी हुई। फांसी नहीं हुआ। फा से पता है फाहियान है, और स से पता है संयुगन, और वे से पता है ह्वेनसोंग, और ई से पता है इत्सिंग है। मतलब चीन से आने वाला पहला यात्री फाहियान, दूसरा यात्री संयुगन, तीसरा यात्री ह्वेनसोंग, और चौथा यात्री इत्सिंग। चीन से कहता तो फाहियान हो जाता, लेकिन चीन तो कहा नहीं, तो आंसर कौची? मेगास्थनीज। रुक, ह्वेनसोंग जो है ना, ह्वेनसोंग, ये हर्षवर्धन, हम चर्चा कर रहे थे अभी कि ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। और यही ह्वेनसोंग ने हर्षवर्धन को पता है शिलादित्य का उपाधि दिया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य का उपाधि कौन दिया? ह्वेनसोंग।
और इसी ह्वेनसोंग को बहुत अच्छा पॉइंट है, नीति का पंडित कहा गया। और इसी ह्वेनसोंग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया। नीति का पंडित और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, बताओ किसको कहा गया? तो ह्वेनसोंग को कहा गया। और ह्वेनसोंग जब भारत आया था तो अपने अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को चुना था। तो कभी कभी सवाल क्या करता है कि जिस समय ह्वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम बताओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD का नाम बताओ। कहना कोई बात नहीं सर, वो भी याद मुझे है, शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। ऐसे पढ़े पड़ेगा। जब तुम कर एनालिसिस करवा रहे हैं ना, हर टीचर जितना है ना, जिसका ना माने मिलियन सब्सक्राइबर है ना भैया, ओकरा से तो तुलना करना। अगर ओकरा से अच्छा लगे ना यहाँ पर ही, तो हम छोटा मोटा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मन करता रोज आवे, लेकिन ऑफलाइन से छुट्टी नहीं मिलता है यार। दिन भर में 10 घंटा 11 घंटा पढ़ाते हैं, फिर भी समय निकाल के आप लोग के लिए हाजिर हो जाते हैं। और खाली वीडियो देखते हो ना और लाइक नहीं करते हो ना, तो बड़ा खलता है। एक बार लाइक बटन खाली दबा देना और शेयर कर देना। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना, तो हम लोग भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। और साथ नहीं दिया ना, ऑफलाइन में आप लोग साथ दिए, ऑफलाइन में बहुत अच्छा चलता है। पर डे 1000 1500 विद्यार्थी से हम लोग रोज़ मिलते हैं। यहाँ भी पता है लाखों विद्यार्थी से मिलेंगे अगर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो। और नहीं कीजिएगा ना, तो जहाँ है ना वहीं स्थिर रह जाएंगे। बस समझ में आ रही है ना? तो आपसे गुजारिश है ना, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सुंदर सुंदर कमेंट कर दीजिएगा। और खराबी रहे तो गरिया दीजिएगा। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। प्राचीन भारत में व्याकरण के लेखक पतंजलि, कौन? अंजलि ना, पतंजलि किसके समकालीन थे? तो उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। अरे यही पुष्यमित्र शुंग सेनापति हुआ करता था मौर्य वंश के अंतिम राजा, अंतिम शासक बृहद्रथ का। बुद्धेगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग था। और यही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का हत्या कर दिया, मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश का स्थापना कर दिया। तो सवाल करेगा रे भाई कि मौर्य वंश के पतन के बाद कौन वंश आया? शुंग वंश आया। शुंग वंश का स्थापना कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ का हत्या कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। अब कुछ सब बनेगा, और नहीं बन तो तुम की कर लो, वो कुछ ना। और ना काहे बनती रे, पगला है, नहीं बनेगा। हम ऑफलाइन पढ़ाते तो बोलते हैं ना कि जोन टॉपिक पढ़ा दिए ना, क्वेश्चन छूट जाए ना तो लाके मुँह पे फेंक देना, हेयर मास्टर कैसे पढ़े नहीं ना, छूट गलो ना, छूटे देंगे ऑफलाइन में। यहाँ तो एनालिसिस करवा रहे हैं। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को पता है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। और दूसरा नाम एक और आ सकता है बाबू, प्रतिवेदक भी कहा गया है। गूढ़ पुरुष और प्रतिवेदक ये दोनों कहा गया था मौर्य काल में। किसको? गुप्तचर को, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB को, खुफिया विभाग। आंसर हो गया। अब देखो मुझे कुछ ना करवाएंगे, ले बड़का हो गए रे, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ए भाई बताए थे कि जब श्रीगुप्त राजगद्दी पर बैठा था ना, तो उपाधि लिया था कौची के? महाराज के। बताए थे अभी 10 मिनट पहले कि ना, झूठ ना बोलना। अरे बताए हैं तो हाँ कमेंट कर देना, हाँ सर बताए हैं, कमेंट करो पहले। घटोत्कच जब आया ना, तो ये भी पता है महाराजे लिया था। महाराज ये कहा है, महाराज नहीं, महाधिराज। तो महाधिराज का उपाधि कौन लिया? चंद्रगुप्त प्रथम। करवा दिए थे।
एक के बते करा भी रहे तो गौतम बुद्ध से संबंधित असत्य है, माने असत्य खोजना है, माने गलत कौन है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, सही है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, सही है। ज्ञान प्राप्ति राजगीर में हुआ था, गलत है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में नहीं हुआ था, कहां हुआ था बाबू? बोधगया में, बोधगया में हुआ था। और इसी बोधगया का प्राचीनतम नाम था जिसको कहते थे उरुगवेला। और उरुगवेला जो एक नदी के तट पर है और उस नदी का नाम है निरंजना। और यही निरंजना नदी के तट पर उरुगवेला में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के दौरान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी कि कह सकते हैं बबुआ ना 21 के 9 डी इज द करेक्ट आंसर। हल्का सवाल है रे भाई, खाली देखे वाला लंबा लंबा लगी तो दम तो कुछ है नहीं था। दम रहे कोई को दम जबरदस्त रहता है। निम्न में कौन भारत नहीं आया था? तो मेगास्थनीज किया था 305 ईसा पूर्व में। वास्को डी गामा अयवे किया था 1498 ईस्वी में। फाहियान अयवे किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और कोलंबस भारत नहीं आया था। याद रखना, यही कोलंबस 1492 ईस्वी का समय था। और 1492 ईस्वी में अमेरिका तक के समुद्री मार्ग का खोज किया था। अब कहते ना भारत के खोज वास्को डी गामा किया, तो का 1498 के पहले भारत ना हल। और 1498 के पहले जब भारत नहीं था तो तू बताओ 1206 में गुलाम वंश कैसे आया? 305 ईसा पूर्व में मौर्य वंश कैसे था? ई कहो ना, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? तब वास्को डी गामा। ई कहना कतई गलत है कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया। भारत तक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? तब वास्को डी गामा। कोलंबस भारत आया कि नहीं? नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क का करवाएं क्वेश्चन, अभी करवाए हैं, बैक में देख लेना। कनिष्क का दरबारी कवि, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन उस कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? चरक। कौन था? चरक। और चरक ने अभी ना बताए हैं बबुआ, चरक ने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता। चरक संहिता का लेखक चरक। और सुश्रुत संहिता का लेखक कमेंट कर। सुश्रुत संहिता का लेखक कमेंट करो। अच्छा बताएं, चैटिंग करने में कितना मजा आवा है? तो देखो सुंदर से कमेंट नहीं कर सकता है। लड़की के फोटो देखिए फेसबुक तो मार ठपठपा दही 305 के लाइक, हमने के 500 रे है, पगला है। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो इसका आंसर है नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अस्तोमा सदगम्या, बहुत अच्छा शब्द है। अस्तोमा सदगम्या कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम्या ऋग्वेद से। सबसे अब सुन 2 मिनट ध्यान दे, रगड़ दही पकड़ के। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मंडल का संख्या 10। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7, जिसको कहा गया है वंश मंडल या खंड मंडल कहा गया है। इसमें सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। तीसरा मंडल जो है ना, एक से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। 7वां मंडल से ना दशराग युद्ध का जानकारी मिलता है। 9वां मंडल से सोम देवता का जानकारी मिलता है। और 10वां मंडल से शूद्र का जानकारी मिलता है। यही ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध है।
जो आर के 5 कबीला और अनार के 5 कबीला 5 5 10 दशहरा युद्ध लड़ा गया था परुसनी नदी के तट पर, और परुसनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। सोम देवता की जानकारी नौवा मंडल से मिलता है, और इसी नौवा मंडल में एक बालक का लेखन है, मैं कवि हूं, सुन ध्यान से, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, और मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के नौवा मंडल में मिला है, जिससे पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता था। इस कथन से स्पष्टीकरण हुआ है। और ऋग्वेद के 10वां मंडल से शूद्र का जानकारी मिला है। यही ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया, पुरुष सूक्त में लिखा गया है, सब लिखा वाले कॉपी में, ब्रह्मा के मुंह से पैदा लेगा उसको ब्राह्मण कहेंगे, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, जो भुजा से पैदा लेगा क्षत्रिय कहेंगे, जांग से पैदा लगेगा वैश्य कहेंगे, पैर से पैदा लगेगा उसको शूद्र कहेंगे। यानी वर्ण 4 प्रकार के आया, सबसे ऊपर ब्राह्मण, ओकर नीचे क्षत्रिय, ओकर नीचे वैश्य, ओकर नीचे शूद्र, ओकर नीचे कोई नहीं। आया समझ में? सामवेद, भारतीय संगीत के उत्पत्ति की जानकारी सामवेद से मिलता है। यजुर्वेद, भारतीय यज्ञ की शुरुआत की जानकारी यजुर्वेद से मिलता है। और तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत डायन कमान चुड़ैल जितना भी आवा हो वो सब अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत प्रेम विवाह वशीकरण, जितना देखे ना वो ट्रेनमा में सटल बाबा बंगाल वाले 11 घंटा में तूफानी समाधान, जितना लिखल रहा हो ना वो सब अथर्ववेद है। देखा ट्रेनमा में फोन लगेबे के नहीं होत, मन चाहा प्रेम करें, मन चाहा ब्याह करें, है ना? कहा मैंने फ़ोन करके आलिया भट्ट से करवा दें, आए समझ में रहे। सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी हुआ था? तो सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा को जारी किया गया था ना, वो गुप्त काल में किया गया था। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। और गुप्त काल में जो सोना के सिक्का चलता था, इस गुप्त काल में सोना के सिक्का को दिनार कहते थे। और गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का चलता था उसको रूपक कहते थे। और जो तांबा का सिक्का चलता था ना, उस तांबा के सिक्का को मासक कहते थे। कौन काल में? गुप्त काल में। आया समझ में? तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्रा जारी हुआ था वो कौन काल में? गुप्त काल में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? पूरा नाम हो जाएगा वासुदेव कण्व। ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई कहानी न है, सुनावे। हाँ, मेगास्थनीज द्वारा किस ग्रंथ से भारत के मौर्य काल का इतिहास का पता चलता है? पगला ना भी चर्चा किए हैं। मेगास्थनीज लिखा था इंडिका, मेगास्थनी को क्या लिखा? इंडिका लिखा, खत्म, सब पढ़ावल है। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। केरल में याद रखना सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला पुद्दतो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। महाराष्ट्र में भी कई मंदिर हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में साईं धाम मंदिर है, साईं धाम मंदिर है। यहीं पे आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ये सब कहाँ है बबुआ? महाराष्ट्र में। बिहार में महाबोधि मंदिर है, विष्णुपद मंदिर है, पावापुरी में जल मंदिर है। ये सब कहाँ है? बिहार में है। और औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर बड़ी प्रसिद्ध है, क्षेत्र इलाका में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है।
चलो, हर्षवर्धन के समय ले न पढ़े लिया है। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो ह्वेनसोंग आया था। चर्चा करवे किए हर्षवर्धन के समय ह्वेनसोंग ना, बता नीति के पंडित, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, और एक कहा था पता शिलादित्य कहा था ना, पढ़ाए हैं, पढ़े भी किए हैं। फाहियान पढ़ाए भी किए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीन से आने वाला पहला यात्री कौन था? फाहियान। देख ह्वेनसोंग जो है ना, एक पुस्तक लिखा था यार, याद रखना हमेशा, पढ़ाए भी हैं। CU की पुस्तक का लेखक ह्वेनसोंग, सब पढ़ावल है। हल्का सवाल है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया था? यजुर्वेद। C इज द करेक्ट आंसर। बाकी सुना ही दिली है, गद्य और पद दोनों में यजुर्वेद का रचना किया गया। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा प्रसिद्ध है, तो सुरकोटदा प्रसिद्ध पता है किसके लिए है? तो घोड़ा के अवशेष के लिए है। इस सुरकोटदा जो है ना, सुरकोटदा एक गुजरात में मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है सुरकोटदा, गुजरात में मिला था। और सुरकोटदा का खोज पता है 1964 में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिसका नाम है जगपति जोशी। जगपति जोशी। तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा का खोज किया गया था। युगल संविधान, तो ध्यान रखना बबुआ, युगल संविधान जो मिला था ना, ये लोथल से मिला था। युगल संविधान कहाँ से मिला? लोथल से। हड़प्पा संस्कृति हर जगह से मिला था, मुख्यतः मोहनजोदड़ो से मिला था, मुख्यतः मोहनजोदड़ो से। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा गया? तो द्वितीय अशोक कहा गया हर्षवर्धन को। C इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पता है यार, सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। स्कंदगुप्त बता ही दिए थे, हुन का आक्रमण, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन करवा दिए थे ना। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से गहर में कुआं के अवशेष मिला था? तो गहर के अंदर कुआं का जो अवशेष मिला था ना, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ये जो गहर के अंदर जो कुआं है ना बाबू, इसी को पता कई नाम से जाना गया है। गहर के अंदर कुआं को कई नाम से जाना गया है। इसी को कहेगा स्नानागार। इसी को क्या बोला गया? स्नानागार कहा गया। इसी को और क्या कहा गया? तो गहर के अंदर कुआं, तो अंग्रेजी में कुछ बोला है, मैंने उसको क्या बोल सकते हैं ना, बोले अब अंग्रेजी में, ठीक है। स्नानागार ये से है, और कुछ नाम से आता है, समझ के मार दीजिएगा, ठीक है। बाकी लोथल समझाई दी है। कालीबंगा, कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। अब अभी पता था ना कि वो क्या बोलता, अग्नि कुंड कालीबंगा से मिला था। ऊंट के प्रमाण कालीबंगा से, ऊंट के प्रमाण कालीबंगा से। शक पंचांग, पंचांग का मतलब कैलेंडर का प्रथम मास माने माह, महीना है चैत्र है। तो सुने, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र का जो प्रथम दिन होता है ना, इसी प्रथम दिन होली मनाते हैं, ठीक है। चैत्र के प्रथम दिन क्या मनाएंगे? होली मनाते हैं चैत्र के प्रथम दिन। इन्हें फागुन में मनाते हैं, ठीक है। शक संवत बताए थे ना कि शक पंचांग का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, और करने वाला शासक का नाम बताए थे कनिष्क। कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने किया था। सब चर्चा कर दी हो रे भाई। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया? ये कौन बड़ा भारी सवाल है। चाणक्य ने किया था।
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे ज्यादा मदद कोई किया था तो कौन किया था? चाणक्य ने किया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। आपसे पूछेगा कि बताओ चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। और यही चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया ना, पता है किस पर लिखा गया था? राजनीतिक के ऊपर लिखा गया था। तो याद रखना, भारत में राजनीतिक के क्षेत्र में लिखा गया पहला पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। लेखक कौन है? चाणक्य। कौटिल्य, मूल नाम विष्णुगुप्त, मूल नाम विष्णुगुप्त। आयुर्वेद का जनक कौन है? तो आयुर्वेद का जनक इनमें से कोई नहीं, नॉट आंसर होगा। और ध्यान रखना, आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी है। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं। और धन्वंतरी जो थे ना, ये किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो कहना चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। ठीक है। मन्नु के द्वारा मन्नु स्मृति लिखा गया। मन्नु स्मृति, जो मन्नु स्मृति है ना, ये भारत का सबसे प्राचीन स्मृति है। मन्नु स्मृति चरक के द्वारा पढ़ा चुके हैं कि चरक के द्वारा कितना बार पढ़ावे रे? चरक के द्वारा चरक संहिता। रेशम मार्ग को आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो उसका नाम आता है कनिष्क के द्वारा। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। ये जो रेशम मार्ग है ना बबुआ, रेशम मार्ग, इसी रेशम मार्ग को पता है अंग्रेजी में सिल्क रूट कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिल्क रूट कहेंगे। और इसका शुरुआत कौन किया? कनिष्क। और जो सिल्क रूट था ना, ये सिल्क रूट जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसमें एक देश आता है चीन, और दूसरा आता है, बताओ कौन? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो चीन से लेकर रोम तक सिल्क रूट फैला हुआ था, और सिल्क रूट जो था बताओ किसका था? कनिष्क का था। कनिष्क का था। तो रेशम मार्ग का शुरुआत कौन किया बबुआ? कनिष्क ने किया था। ये जो बिंबिसार तुम देख रहे हो, बिंबिसार, यही बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। आपसे सवाल करेगा कि बताओ हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। और बिंबिसार जो है ना, पता है, जान के तुमको आश्चर्य होगा, 500 ब्याह कैले था। एकरे बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जब कहे ना पापा ब्याह करेंगे, ये अपने कर लेता था। वही गोसाइल भाला भों का हत्या कर दिया। बिंबिसार का हत्या कौन किया? इसका बेटा अजातशत्रु। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। और अशोक का तो कहना नहीं है भाई, पूरा मौर्य वंश के सबसे सम्राट शासक था। अपने नाम के आगे चक्रवर्ती लगा दिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, देख रहा है ना? चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश का राजा था, प्रतापी राजा था। राज सिंहासन पर बैठने के पहले पता है 99 गो नाजायज भाई और एगो अपन जायज भाई, 100 भाई के हत्या कर दिया, काट दिया, और काट के राजा बना था। और यही अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग युद्ध के बाद कसम खा लिया कि आज के बाद हमको युद्ध करवे नहीं करेंगे। पूछ देगा कि किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नहीं करने का प्रण लिया था? कलिंग युद्ध। क्योंकि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उस 13वां शिलालेख में लिखा गया है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा महापद्मानंद के द्वारा
पद्म भवन के द्वारा जब हुआ था, बीच में हुआ था, तो उस समय 1 लाख लोगों का हत्या कर दिया गया था और 1.5 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया था, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, और वही बौद्ध धर्म का शिक्षा धारण कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का शिक्षा धारण किया था, बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय धर्म को मान लिया था, और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का शिक्षा धारण कर लिया था। बिंबिसार, अब देखो एक बात सिखाते हैं, बिंबिसार जो है ये भी बिंबिसार बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। अशोक जो था ये अशोक भी बौद्ध धर्म का शिक्षा धारण किया था। अशोक जो था अशोक भी इसमें बौद्ध धर्म का शिक्षा धारण किया था, और हर्षवर्धन जो था बौद्ध में बाद में बौद्ध में आया था, लेकिन ये उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। आपसे पूछ देगा कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। भले कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन जो द्वितीय था, हर्षवर्धन को जरूर हरा दिया था, लेकिन उत्तर भारत का सबसे प्रतापी राजा था, योद्धा शासक था और पढ़ा लिखा शासक था। क्योंकि इस हर्षवर्धन के 3 किताब भी पूछता है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तकों का रचना हर्षवर्धन ने किया था, और इसी हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था, और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट था। और वही बाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था, एक पुस्तक का नाम हर्षचरित था और एक पुस्तक का नाम कादंबरी था। तो हर्षचरित और कादंबरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट था। नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका का लेखक कौन था? हर्षवर्धन था। और एक कनिष्क समझा चुके हैं, कनिष्क अपने आप में एक अच्छा शासक था। भारत में शुद्ध सोना का सिक्का पहली बार कनिष्क ने चलाया था, और यही कनिष्क ने शक संवत का शुरुआत किया था। यही कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इसी के समय में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया था। बुद्ध तो कि बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया कब? कनिष्क के शासनकाल में। अब हीनयान क्या है, महायान क्या है, यहां पर ना बताएंगे, कभी कभी चर्चा करें टॉपिक पर, ना कर लेंगे, एकदम मन से कर लेंगे। बिंबिसार बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म, कनिष्क बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन बौद्ध को माना था, ये भी बौद्ध को माना था, क्योंकि बौद्ध साधुओं को मुफ्त में भोजन करवाता था, ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, बौद्धों को भोजन करवाता था, इसलिए हर्षवर्धन अपने आप इंपॉर्टेंट रहा था। लेकिन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद भारत से हिंदू सम्राट, हिंदू राजवंश समाप्त हो गया, क्योंकि इसी के तुरंत बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया, जो पहला अरब आक्रमण हुआ, और अरब आक्रमण के बाद तुरंत के तुरंत भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का आगमन हुआ, और उसी के बाद से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। फिर लगातार तुर्क राजवंश शासन किया, अफगान शासन किया, फिर सब मेडाइवल का हिस्ट्री का पेज है। इतिहास को अगर समझ जाओगे ना तो सचमुच बताते हैं इतिहास से प्यार हो जाएगा। और इतिहास से ना आसान विषय हमको नहीं लगता कोई आसान विषय भी है, सबसे मज़ेदार इंटरेस्टेड है, बशर्ते बेटा कोई समझाना चाहिए। अगर समझ में बात आ गई मज़ा आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो वही कहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ा बेवफा, और रात को रटा था सुबह सफा। ऐसा नहीं है रे भाई। की हो क्वेश्चन, सारनाथ में किसका स्तंभ है? लेना अशोक के है, अशोक के है। और ये अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, उस सारनाथ स्तंभ पर याद रखना 4 प्रकार के फोटो मिलेगा। बुद्ध का कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कितने जानवरों का चित्र है? 4 है, 4 जानवरों का चित्र है अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख पर। और यहीं से भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, 3 शेर। सुन पहले, भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर।
है कितना शेर? 4 शेर। दिखाई पड़ता है 3 शेर, वहीं से लिया गया है। और इस पर H मने हॉर्स, H फॉर हॉर्स, हॉर्स मने घोड़ा। E फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मने हाथी। L फॉर लायन, लायन मने शेर। और O फॉर ऑक्स, ऑक्स मने बैल। घोड़ा, हाथी, शेर, बैल, ये 4 जानवरों का चित्र मिलेगा अशोक के सारनाथ स्तंभ पर मिलेगा। अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक था। अकबर मुगल वंश के तीसरा शासक था। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर था। ये सब कभी आएगा ना, मेडाइवल का चर्चा करेंगे ना। आज पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का चर्चा में रखे हैं। 5 टेस्ट संभाल लो एंशिएंट का निपटारा। शेरशाह, शेरशाह जो था ना बिहारी है, समझो बिहारी है। अकेले हुमायूं को खदेड़ दिया था, मुगल राजा हुमायूं को खदेड़ दिया था। 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध किया था ना, अकेले रपेट दिया। हुमायूं शेरशाह सूरी के डर से भाग गया था। अब बाद में शेरशाह सूरी ने मुगल पर अधिकार कर लिया और 1540 में सूरी वंश का स्थापना किया था। शाहजहां, इसी शाहजहां को वास्तुकला के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग कहा गया है। पूछ देगा भारत में वास्तुकला के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग किसको कहा गया? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा गया। यही शाहजहां के द्वारा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया और दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। लाल किला के सामने मोती मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया और लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। जब मुगल पर चर्चा करेंगे तो कर देंगे। तो आ गया क्वेश्चन तो रगड़ दिए। ये तो एकदम एक लॉलीपॉप है, एकदम मनोबल बढ़े लगी। वेद की संख्या के है रे? 4। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद का संख्या 108। ऐसे पढ़ोगे ना रे भाई, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आज तक आज का सेवा यही 40 प्रश्न पर था। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। और हाँ, चलते चलते एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों को इस तरह से लिंक को फैलाइए जैसे आग फैल जाती है, बिजली फैल जाती है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के काम में। आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लो, हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और आप लोग को लगातार प्यार मिल रहा है, लगातार सपोर्ट मिल रहा है। आपसे गुजारिश करेंगे एक बार कि लिंक को मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएँ। कंटेंट अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।